अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने कॉलेज से घर आ रही थी जब 3-4 नौजवान मेरे साथ साथ चलने लगे। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था जब उनमें से एक ने कहा कि ए लड़की, मेरे साथ चलोगी। उसका लहजा कुछ ऐसा था कि मैंने बर्जस्ता गुस्से से उसे देखा था, लेकिन उन चारों लड़कों की बेसाख्ता तंजिया हंसी ने मुझे नजरें चुकाने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं था जब से मेरी माँ की हकीकत आश्कार हुई थी। मेरा तो जीना दोभर होकर रह गया था। लड़के मुझे भागी हुई माँ की बेटी कहकर पुकारते थे। कहते थे कि जिसकी माँ ने देवर के साथ बात कर शादी कर ली, उसकी बेटी भी ऐसी ही होगी। जब तक मैं इन बातों से अनजान थी, मेरी जिंदगी में सुकून था। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिसे अपना बाप समझती आ रही हूँ, मेरा बाप नहीं बल्कि चचा था। मैं तो अभी इस सदमे से ही बाहर नहीं आई थी कि मोहल्ले वालों की बातें और तंज ने मेरा जीना दोभर करके रख दिया था। ऊपर से मनचलों की बदतमीजियाँ उरूज पर जा चुकी थी, पर मेरे पास सिवाय खामोशी के और कोई दूसरा चारा भी नहीं था। हम काफ़ी अरसे से इस मोहल्ले में रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। 10वीं का इम्तिहान जब मैंने पास किया तो हमारे मोहल्ले में हमारे घर के सामने ही कब से पड़े खाली मकान में एक नई फैमिली शिफ्ट हुई। मेरी वालदा की आदत थी कि पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखती थी। अब कि मुझे कहने लगी कि नए पड़ोसी आए हैं, उन्हें कह दो कि रात का खाना हमारी तरफ खा लें। बेचारे शिफ्टिंग में लगे हुए हैं, कहाँ उन्हें इतनी फुर्सत मिलेगी कि अपने लिए खाना बना सके। मैं भी नए पड़ोसियों के घर आ गई। उनकी खातून भी मेरी वालदा की ही हम उम्र थी। मैंने उन्हें खाने की दावत दी तो बड़ी खुश हो गई और कहने लगी मोहल्ला तो बहुत अच्छा है, यहाँ के पड़ोसी तो बहुत ख्याल रखने वाले हैं। मैंने कहा जी हाँ, हम सब लोग एक फैमिली की तरह ही रहते हैं। मेरी वालिदा बहुत मिलनसार खातून है, आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी। वो खातून भी ख़ास हंसीमुख थी। मुझे कहने लगी हाँ, फिर तो मैं तुम्हारे वालिदा से ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि मुझे भी बातें करने की बहुत आदत है। फिर मेरा एक ही बेटा है जो दुबई में नौकरी करता है, मैं तो अकेली घर में होती हूँ। अच्छा है कि तुम्हारी वालदा से मेरी दोस्ती हो जाए। मैं भी खुश हो गई कि चलो अच्छा है, अच्छे पड़ोसी हमें मिले हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उस रात उस औरत के आ जाने से हमारी ज़िंदगी में तबाही ही मच जाएगी। रात को मेरे वालिद फल लेकर आए थे कि नए नए पड़ोसी आए हुए हैं तो खाने के बाद फल भी उनके सामने रख देंगे। मेरी वालिदा ने खाने के बाद अच्छा एहतमाम किया था, लेकिन जैसे ही वो दोनों मियाँ बीवी हमारे घर में दाखिल हुए और मेरी वालिदा से और वालिद से उनकी मुलाकात हुई तो उस औरत के चेहरे के ज़ाविये एकदम बिगड़ गए थे। कहने लगी तुम सुरैया हो ना? मेरी वालिदा नजरें चुरा गई, कहने लगी तौबा तौबा, मुझे पता होता कि तुम इस मोहल्ले में रहती हूँ तो मैं तो यहाँ घर ही ना लेती। गाँव से मुँह काला करके तुम शहर में इज्जत की जिंदगी जी रही हो। ये सुनना था कि मैं हैरत से अपनी वालिदा को देखने लगी। मेरी वालिदा एकदम से गुमसुम चुप सी थी और उन्हें ऐसे चुप देखकर मेरा दिल सीने में थमने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे वालिद ने कहा आप लोग यहाँ से चले जाएं। मेरे वालिद का लहजा बौखलाया सा था तो उस औरत का शौहर कहने लगा तुमने तो शायद गैरत ही मारकर मुट्ठी में दबा डाली है। अरे भाभी तो बड़ी बहन और माँ की जगह होती है और तू उसी को पका कर ले गया। तुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए था। देवर भाभी का रिश्ता तो सगे बहन भाइयों जैसा होता है, हम तो भाई शुरू ही से देखते आए हैं ये, लेकिन तुझे तो ये भी शर्म ना आई कि बड़े भाई की बीवी के साथ। ये कह के वो शख्स खामोश हो गया और वो औरत कहने लगी अरे चलो जी यहाँ से। फिर मेरी जानिब देखने लगी और मेरी वालिदा से कहने लगी तौबा तौबा, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी बेटी है, वरना तो मैं इसे घर के दरवाजे से ही बाहर निकाल देती। ये कहकर तो वो दोनों ही घर से बाहर चले गए और मेरी वालिदा बेजान बुझूक लिए वहीं कुर्सी पर ठहर सी गई थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं उन दोनों को मशकूक नजरों से देख रही थी। मैंने कहा अम्मी, औरत इतनी बकवास करके गई है, आपने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? और वो क्या कह रही थी? फिर मैंने अब्बा की तरफ देखा तो वो भी गुस्से से मुट्ठियां भींचते बाहर गेट की तरफ देख रहे थे। जैसे उन दोनों को देखकर अब्बा को बेहद गुस्सा आया। मैं उन दोनों के पास आ गई। मैंने कहा आप मुझे बताएं ये सब क्या है, ये क्या कह रही थी? अब्बा कहने लगे कुछ नहीं कह रही थी, आइंदा सुन लोगों के घर मत जाना। मैं तो खामोश हो गई, लेकिन वो औरत खामोश ना हुई। उसने पूरे मोहल्ले में न जाने अम्मी और अब्बा के बारे में कौन कौन सी बातें मशहूर करती कि पूरे मोहल्ले वाले हमें अजीब व गरीब नजरों से देखने लगे। मुझे आते जाते लोग नापसंदीदगी से देखते और वो औरत गेट पर खड़ी आवाज़ कसकर कहती भाई इस लड़की से भी बच के रहा करो, आप लोग जैसी माँ वैसी ही बेटी होती है। क्या खबर इसको भी इसकी माँ ने ऐसी ही तरबियत दी हो। ये ना हो कि आप लोग अपने बेटे का रिश्ता इसके साथ कर लो और ये भी देवर के साथ मुंह काला करके भाग जाए। इन सब बातों ने मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा कर रख दिया था। जब मैं रोते हुए परेशान घर में लौटती और अम्मी से ये सब बातें कहती तो वो खामोश हो जाती, रोने लगती।
میں بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ نہ تو مجھے امی کچھ بتا رہی تھی اور نہ ہی میرا باپ۔ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ شاید میری ماں بری ہے اور میرا باپ سگا باپ نہیں ہے، میرا چچا ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب میری والدہ میرے چچا کی بھاوس تھیں تو ان کے ساتھ بھاگی کیوں تھی۔ میرا دماغ مفلوج ہونے لگا تھا۔ پھر اوپر سے ماں باپ کی چپ نے مجھے اور بھی پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے کوئی کچھ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ جسے میں ابا ابا کہتی آ رہی ہوں میرا باپ بھی ہے یا نہیں، لیکن یہ راز بھی بہت دیر تک چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ ایک بار میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کا بہت خون بہہ چکا تھا۔ میری والدہ بے حد پریشان ہو کے ہاسپٹل پہنچی تھی۔ میرے والد کا چہرہ زخمی ہو چکا تھا اور ان کے سر سے بھی خون بہ رہا تھا اور پاؤں کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ میری والدہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اپنے والد کو بلڈ میں نہیں دیا تھا کیونکہ میرا اور ان کا گروپ سیم تھا۔ ڈاکٹروں نے بہت سارے ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، لیکن جب اس کی رپورٹ آئی تو ان رپورٹوں میں ایک رپورٹ ایسی تھی جسے میرا آسان خطا کر کے رکھ دیے۔ وہ ایک ڈی این اے کی رپورٹ تھی۔ پڑھ کر میرے ہوش اٹھ چکے تھے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے مجھ پر آسمان سے زمین پر لا کر مجھے پھینک دیا ہو۔ جس چیز کا خوف میرے دل میں سب سے زیادہ تھا وہ رپورٹ اسی کی تصدیق کر رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے میں کس کی بیٹی ہوں۔ میری والدہ کیا سچ میں بھاگی ہوئی عورت تھی؟ کیونکہ مجھے میرے ماں باپ دونوں ہی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن میرے اندر امڑنے والے سوالوں نے میرا سکھ چین برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ لیکن میری ڈی این اے کی رپورٹ میں سب کچھ سچ میرے سامنے لا کر رکھ دیا تھا۔ ایک ذلت کا تماچا تھا جو مجھے اپنے چہرے پر بڑی زور سے لگتا محسوس ہوا تھا۔ کیا میں واقعی ایک ایسی عورت کی بیٹی ہوں جس نے رشتوں کو پامال کر کے شوہر کو چھوڑ کے دیور سے بھاگ کر شادی کی تھی؟ کیونکہ ڈی این اے کے مطابق میرا باپ میرا چچا نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا۔ دیکھ کر تو میں جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ میری والدہ رو رہی تھی، دعائیں مانگ رہی تھی کہ اس کے شوہر کو کچھ نہ ہو، لیکن مجھے اپنی ماں کا رونا دھونا تڑپنا بلکنا برا سا لگ رہا تھا۔ جو سچائی میرے سامنے آئی تھی مجھے اپنے آپ سے بھی گھن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھ گئی، ساری رپورٹیں اپنی ماں کی گود میں رکھی اور انہیں کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا پاگل ہو گئی ہو؟ تمہارا باپ اس حالت میں اسپتال کے بستر پر لیٹا آئی سی یو میں اور ابھی تو اسے ہوش بھی نہیں آ رہی۔ میں یہاں پر اکیلی پریشان ہوں اور تم یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر جا رہی ہو۔ تمہیں اپنے باپ کا ذرا بھی احساس نہیں؟ میں نے کہا، اماں مجھے اس کا بہت احساس ہوتا اگر وہ واقعی میں میرا باپ ہوتا۔ میرا باپ نہیں ہے وہ۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے واپس اپنے گھر چلی گئی۔ پورا راستہ میں روتے ہوئے اپنے گھر پہنچی تھی۔ لوگوں کی کڑوی کسی باتیں اب مجھے حق اور سچ لگنے لگی تھی، لیکن اب لوگوں کا رویہ اس قدر حد تک آمیز ہو چکا تھا کہ لوگوں نے اب میری والدہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی عطاب کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ مجھ پہ فکرے کسی تماچے کی طرح لگتے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ایک اچھی تعلیم حاصل کروں اور جلد از جلد میری شادی ہو جائے اور میں ماحول سے نکل جاؤں، لیکن اب تو مجھے یہ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ والدانوں نے ہمیں بہت بد کردار سا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میرے والد جو کہ میرے اصل میں چچا تھے میرے گھر واپس آ چکے تھے، لیکن میں ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بار بار مجھے دیکھ کر بات کرنے کی کوشش کرتے، کبھی درد سے کرا کر مجھے پانی کا کہہ دیتے، لیکن میں اپنی جگہ سے اٹھتی بھی نہیں تھی۔ نہ ہی انہیں پانی دیتی، نہ کھانا دیتی، نہ ان سے کوئی بات کرتی۔ وہ اکثر کہتے کہ تم مجھ سے کیوں بات نہیں کرتی ہو بیٹا؟ میں ان کی اس طرح کی بات پر انہیں بلند لہجے سے ٹوک دیتی کہ مجھے بیٹا مت کہو، میں آپ کی بیٹی نہیں، آپ میرے چچا ہیں۔ یہ کہہ کر میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ نہ تو میں اپنی ماں سے بات کرتی اور نہ ہی چچا سے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرے والد یوں ہی بستر پر لیٹے رہتے اور اب تو وہ کافی اداس بھی رہنے لگے تھے۔ میری ماں بھی اکثر روتی رہتی اور وہی دوسری جانب محلے نے الگ ہماری زندگی چیرن کر کے رکھ دی تھی۔ جب بھی میں کالج جانے کے لیے گھر سے نکلتی تو مجھ پر عجیب عجیب سے تانے کسنے لگتے۔ یہاں تک کہ اب تو گاؤں کی لڑکیاں جو کہ میرے کالج میں پڑھتی تھیں انہوں نے تو کالج میں مجھے بدنام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اکثر میری سہیلیاں بھی مجھے طنز میں کہنے لگتی کہ میں ایک بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی ہوں جس نے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے دیور سے شادی کر لی تھی۔ یہ الفاظ مجھے اس قدر پریشان کرنے لگے تھے کہ میں نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ 2-3 دن تک میں کالج نہ گئی تو میری ماں میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بیٹا تم کالج کیوں نہیں جا رہی، تمہاری پڑھائی کا خرچ ہو رہا ہے۔ اس روز تو میں پھٹ پڑی۔ پہلی مرتبہ بلند آواز میں اپنی ماں سے بولی اور کہنے لگی، کس منہ سے جاؤں میں کالج، بدنام ہو چکی ہوں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھاگی ہوئی عورت کی بیٹی ہے، بتائیں میں یہ سب کچھ کیسے برداشت کروں؟ میرے الفاظ سن کر میری ماں کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔
मैं अपनी जगह शर्मिंदा थी। उस रोज़ पहली बार मेरा दिल चाहा कि काश मुझे इल्म होता कि मेरा सगा बाप कहाँ है। लोगों की बातों और फिर पढ़ाई से दूरी ने तो जैसे मुझ पर डिप्रेशन ही डाल दिया था। मैं हर वक्त सोच में गुमसुम रहती और यही सोचती कि इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो बेहतर है कि मैं अपनी जान ही ले लूँ। मुझसे मज़ीद ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं की जा रही थी कि एक रोज़ मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ गुलदान तोड़ा और उसका कांच उठाकर अपनी कलाई पर मारने लगी। मेरा वजूद कँपा रहा था। बहुत हिम्मत जुटाई, बहुत पर कोशिश की और अपनी कलाई काट दूँ, मगर इतनी हिम्मत ही जमा कर पाई कि मैं अपनी जान ले सकूं। मेरी हालत बड़ी ही ख़राब हो चुकी थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, मगर इस बात का ये हल तो नहीं था। अभी तो आधे रात से पर्दा उठा था। मुझे मेरे वालिदैन ने खुद मुंह से बोलकर तो कुछ भी नहीं बताया था अभी तक। मैंने उस गुलदान के टुकड़े को एक तरफ फेंका और फिर गहरी सांस खारिज करके कमरे से बाहर निकल आई। इस वक्त मेरे चचा कमरे में अकेले थे जब मैं सीधा कमरे में चली गई। वो नींद दराज बिस्तर पर बैठे खांस रहे थे। मेरी वालिदा को आवाज़ देकर पानी मांग रहे थे। जब मैंने उन्हें इस हालत में देखा तो इंसानियत के नाते ही सही उन्हें पानी का गिलास थमा दिया, जिसे पीकर उनकी तबीयत कुछ बहाल हुई और कहने लगे, बेटा क्यों मेरी ज़ात पर जुल्म कर रही हो तुम? जानती हो तो हो मेरी जान कि दुनिया में मुझे कोई भी तुमसे बढ़कर नहीं है। तो मेरी औलाद हो आखिर, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रही हो? मुझसे मज़ीद खामोश रहना मुश्किल हो चुका था। मैं फ़ौरन से फट पड़ी और रोते हुए वहीं फर्श पर गिर गई और फिर चचा के आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप मुझे सच बता क्यों नहीं देते? आखिर क्यों आप लोगों ने ऐसा किया? आज क्यों हर जगह हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है? आपको एक बार भी शर्म नहीं है? मेरे अल्फाज सुनकर पहली मरतबा मैंने अपने वालिद को मेरी बात पर गुस्सा होते देखा था। उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगे कि बस इससे ज़्यादा कुछ मत बोलना तुम। अब तक तुम जो बोलती आ रही हो हम नादानी समझ कर बर्दाश्त करते रहे, मगर अब मज़ीद नहीं। तुम सच सुनना चाहती हो ना? तो लो सुन लो। मैं सांस होकर चचा की हर एक बात सुन रही थी और वो मुझे अव्वल से आखिर हर एक बात बताते चले जा रहे थे। मैं तो सांस भी लेना भूल चुकी थी। चचा सारे राज बताने के बाद अपने चेहरे पर हाथ रखे फूट फूट कर रोने लगे, जबकि मुझ पर तो जैसे मनो भारी पत्थर गिर चुके थे। समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या कहूँ। मैं उठी और बगैर कुछ बोले अपने कमरे में आ गई। ये मैंने क्या कर दिया था? आज से 18-19 साल पहले मेरी वालिदा और मेरे वालिद की पसंद की शादी हुई थी। मेरे वालिद दूसरे मुल्क में पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, जबकि मेरी वालिदा भी पढ़ाई जारी रखना चाहती थी। इसीलिए घर वालों ने सिर्फ उनका निकाह ही किया था। रुखसती जब मेरे वालिद पढ़ाई मुकम्मल करके आते तभी होनी थी, मगर मेरे वालिद और वालिदा निकाह के बाद अक्सर मिला करते थे और इसी बीच इन्होंने अपना रिश्ता कायम कर लिया। इस बारे में सिर्फ मेरे वालिद के भाई यानी कि मेरे चचा को ही पता था। अक्सर वही उनकी मुलाकातें करवाया करते थे, मगर एक रोज़ मेरे वालिद को अचानक हार्ट अटैक आ गया। उनकी तबीयत शदीद ख़राब हो चुकी थी। मेरे चचा ने अस्पताल में लेकर गए। जब यह बात मेरी वालिदा को पता चली तो वो बर्दाश्त न कर सकी। जानती थी कि घर वाले मिलने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने देवर को फ़ोन किया और कहा कि मुझे किसी तरह मेरे शौहर से मिलवाओ। देवर आधी रात को खुफिया तरीके से आए और भाभी को यानी कि मेरी माँ को अपने साथ उनके शौहर से मिलवाने के लिए अस्पताल लेकर चले गए, मगर जब तक मेरी वालिदा पहुंची मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका था। ये खबर मेरी वालिदा सह न सकी और वही बेहोश होकर गिर गए। डॉक्टर उन्हें अलग कमरे में ले जा चुके थे जहाँ पर यह खबर मिली कि मेरी वालिदा हामला है। यह खबर उस अस्पताल में मौजूद नर्स जो कि उसी गाँव की थी उसी ने ही फैलाई थी। बस फिर क्या था, पूरे गाँव में यह खबर फैल गई कि भाभी और देवर में नाजायज़ ताल्लुकात थे। जिसकी खबर शौहर को मिली तो उसे दिल का दौरा पड़ गया और मौके पर ही वफात पा गया। पूरे गांव में बदनामी हो चुकी थी, यहाँ तक कि दोनों के घर वालों ने भी शदीद नफरत का इजहार किया। वो किस किस का मुंह बंद करवाते। आखिर को मेरी वालिदा को मेरे चचा लेकर यहाँ शहर में आ गए। ये सारे अल्फाज सारी रात मेरे जहन में गूंजते रहे। असल हकीकत तो ये थी और मैं क्या से क्या समझती चली जा रही थी। मेरे चचा तो बड़े ही बाइज्जत थे। उन्होंने तो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी भी दे दी थी और मुझे बिल्कुल अपनी औलाद जैसी मोहब्बत दी थी। मेरी माँ तो कहीं से भी गलत नहीं थी। उन्होंने तो मेरे वालिद से ही मोहब्बत की थी। कई दिनों तक मैं शौक किसी कैफियत में रही और फिर जब चचा और माँ से नजर मिलान के काबिल हुई तो कमरे से बाहर निकली और उन दोनों के आगे हाथ छोड़कर माफ़ी मांगने लगी। चचा ने मुझे सीने से लगाई और कहने लगे तुम्हें हकीकत का पता चल गया, बस यही काफ़ी है, अब मज़ीद रोने की ज़रूरत नहीं। लोगों का क्या है, उन्हें तो मौका चाहिए बात करने का। हम ये मोहल्ला छोड़कर भी कहीं और चले जाएंगे। इसके बाद हमने वो इलाका भी छोड़ा और दूसरे इलाका में शिफ्ट हो गए। मैंने आगे की पढ़ाई करनी थी तो अम्मी और मेरे वालिद ने मुझे पढ़ाई के लिए दूसरे मुल्क भेज दिया ताकि मैं इन सारे डिप्रेशन से दूर रह सकूं।
اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو. مزید اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.